नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। थोड़ा बीच में एक ब्रेक हो गया था और ब्रेक इस वजह से हो गया था कि बहुत सारी क्लासेस आ गई हैं। कुछ लॉ की भी क्लासेस हो गई हैं, फिलॉसफी ऑप्शनल की भी क्लासेस हो गई हैं, साथ में पीएसआईआर ऑप्शनल भी है। तो ये एक दिन में तकरीबन 6 अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लेता हूँ। साथ में आप लोग को करंट अफेयर्स पर भी अपडेट देता हूँ। कल एक बहुत अच्छा लेख मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। मुझे बहुत सारा जो है उसके लिए आप स्टूडेंट्स का जो है शुक्रिया का जो है मैसेज आया है। तो और दूसरी एक समस्या ये रही है कि ये तो जो है कुछ अच्छी बातें होंगी मेरे बारे में, और दूसरी चीज़ ये रही है कि इस बीच में मेरे जो सिस्टम में लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या हुई कि विंडो मेरा क्रैश कर गया। जब विंडो क्रैश कर गया तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ चला गया। तो जितना भी मटेरियल मैंने इतने सालों में मेहनत करके जुटाया था वो सब का सब चला गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर है सब कुछ, तो उसकी दिक्कत नहीं हुई। और कुछ जो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह होते हैं उसकी दिक्कत हो गई। तो कुछ वीडियोस वगैरह भी कभी अटक जा रही है, कभी ब्लर हो जा रही है, कुछ हो जा रही है। तो लगातार मैं लोगों से बातचीत के सिलसिले में हूँ, इसको सही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो कुछ रुक रुक करके आप लोगों को आ रही हैं, बट आई एम कमिटेड कि मैं आप लोगों को लगातार अच्छा मटेरियल भी दूंगा। इधर 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक एक लंबा ब्रेक भी मेरा और आपके बीच में होगा। तो वो दिक्कतें जो है कुछ कुछ आगे पीछे बनी रहेंगी। बट ये है कि पॉलिटी मैंने आप लोग को पूरी पढ़ा दी है। अगर आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर जाएंगे तो आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आप लोग को पॉलिटी पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो चुकी है। इकोनॉमी कुछ हो चुकी है। गवर्नेंस पर जो है मैं कुछ नए वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप आइएगा तो मैं आपको गवर्नेंस के वीडियोस दे दूंगा। गवर्नेंस के बाद अगर आप लोग जाएंगे तो मैं आप लोगों को जो है हिस्ट्री के कुछ वीडियोस पढ़े हैं एंशिएंट हिस्ट्री पर, जिसको कि आगे बढ़ाना है। बहुत जल्द उस पर काम करेंगे। और इस तरह से अगर आप देखिएगा तो करंट अफेयर्स पर लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। तमाम जो स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं उन पर भी हम लोगों ने लगातार वीडियोस बनाए हैं। तो नए नए वीडियोस आपको लगातार इस बीच में मिलते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईएएस मार्गदर्शक को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूं कि आईएएस के लेवल पर जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट मैं आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप ज़्यादातर चैनल पर देखिए तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो 15-20 मिनट में पढ़ा दिया। उनको प्रेसिडेंट पढ़ाना है तो पता चला कि बस एक वीडियो में समझ लीजिए सारा प्रेसिडेंट। नहीं भैया, ये तुम रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के बारे में तो इस तरह से ठीक है, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस पीसीएस, इफ यू हैव अ ड्रीम टू बिकम द किंग, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और एक बड़े विद्वान ने कहा है, जापान के विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी 90% समस्याएं क्या हैं, क्योंकि हम लेजी हैं। तो अब मानिए मैं बिल्कुल लेजी नहीं हूँ, मैं आप लोगों के लिए लगातार काम करता रहता हूँ। तो बहुत अधिक अब बातें करने का कोई जो है इरादा नहीं है। बस यही है कि आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को लगातार प्रमोट करते रहिए, इसके बारे में लोगों को बताते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मन लगता है पढ़ाने में, है ना। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग ज़रूर इसके बारे में करिए। लगातार आप लोग अपने सोशल मीडिया वगैरह के जरिए, जैसे इतने सब कुछ जो है आप लोग फिल्मी गीत वगैरह जो है या तमाम तरह के जो है कोटेशन वगैरह डालते रहते हैं, तो एक मेरे भी वीडियोस के लिंक उसी साथ में साझा कर दिया करिए अपने स्टेटस पर, तो कुछ ज़रूर जो है मुझे फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो मेरे अपने भी फ़ायदे की बात होनी चाहिए ना, मैं आपके फ़ायदे की बात लगातार करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सीधी सीधी बात, मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि मेरा ध्यान पूरी तरह से क्लास पर रहे। हम लोगों ने जो है अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बहुत डिटेल में ढेर सारी बातें की हैं। इसी क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो चर्चा का विषय होगा वह आज उपराष्ट्रपति का पद होगा। उपराष्ट्रपति, तो अमेरिका के संविधान पर हम चर्चा कर रहे हैं और बात किस चीज़ पर कर रहे हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति पर भी अगर मैं कहूँ तो मैंने बहुत सारा जो है मटेरियल आप लोग के साथ पहले ही जो है
चाहे वो भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ाया हो तब मैंने इसका डिस्कशन किया हुआ है, या जब अमेरिकन राष्ट्रपति को पढ़ा रहा था तो भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करता ही रहता हूँ। तो इसको जो है एक जगह नोट्स के तौर पर जो है हम लोग बना लें अगर, तो हम सबसे पहले जो है इसमें पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगर अमेरिकी उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम बात करें तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अमेरिकी उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम एक बात तो बहुत सरतिया तौर पर बड़े आसानी से बोल सकते हैं, और वो ये है कि अमेरिका में चाहे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें चाहे उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें, दोनों भी जो है चाहे हम दिव्यांशी आप जरा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, है ना, ये आवाज जो है मुझे इको हो रही है। तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम होती है, ये दोनों सेम है। और चूंकि मैंने राष्ट्रपति का चुनाव आपको डिटेल में बता दिया है तो वहां से आप उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है ये बिल्कुल सेम ले लेंगे। अगर हम कहें योग्यता के बारे में क्या क्या चीजें सेम हैं? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है विजय? बढ़िया सर। बढ़िया, चलो अच्छा है। तुम आते हो तो कुछ ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है मुझे। अरे नहीं सर। तो राष्ट्रपति का जो है, और सबसे पहले तो शुभकामनाएं भी आपको, आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन निकला है। थैंक यू सर। तो मैं हमेशा से ये कहता था कि टैलेंट तो आपके पास है, बस आप जो है निरंतरता अगर बना लीजिए तो कुछ भी आपके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल सर, अब तो सर उसी वही जो आप बोल रहे हैं सर उसी पे सर प्रयास है सर, निरंतरता पे। हाँ, निरंतरता बनाए रखिए। सफलता जो है आपका और सुदीप का तो जो है मैं मतलब क्या बताऊं। थैंक यू सर। बहुत खुश हूं मैं आप लोगों के लिए। तो अगर योग्यता देखें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों की योग्यताएं जो हैं वह समान हैं इस पद को कंटेस्ट करने के लिए, और दोनों के जो चुनाव हैं वह एक साथ ही आयोजित कराए जाते हैं। चुनाव भी क्या कराया जाता है? एक साथ आयोजित कराया जाता है। आपको कागज कलम लेकर के बैठना होगा, तभी जो है आप ज्यादा यहां से ले पाएंगे, क्योंकि मैं डिक्टेट बहुत करूंगा। चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाते हैं। चुनाव के आयोजन के साथ साथ ये अगर चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाने हैं, योग्यता भी एक है, तो यहां से एक बात और निकल करके आती है कि चुनावी प्रक्रिया भी दोनों का समान होगा। चुनावी प्रक्रिया भी समान होगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको कि रखिए। पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाता था और जो पहले नंबर पर आता था उसे राष्ट्रपति माना जाता था और जो दूसरे नंबर पर आता था तो उसे उपराष्ट्रपति बोला जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में एक दिक्कत आती थी, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तब एक दूसरे के खिलाफ विचारधारा से होते थे। तो इस तरह से प्रशासन में कहीं न कहीं एक दिक्कत बनी रहती थी। इसलिए जो वर्तमान पद्धति अपनाई गई है उसमें यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव अलग अलग कराए जाएंगे। पहले एक ही चुनाव था और जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हारता था वो उपराष्ट्रपति बन जाता था 2 नंबर वाला। लेकिन अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के भी कैंडिडेट खड़े होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। जहां दिक्कत हो वहां पूछ लीजिएगा। अब उपराष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल है उस पर बात करें। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने इस पर बात किया हुआ है। राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल भी दोनों का एक समान ही होता है। आप यहां पर एक और भी बना लीजिए कि इससे एक और निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, और वो क्या है
कि कार्यकाल भी एक जैसा ही होगा। पिछली वीडियो आप लोग बिल्कुल मत देखना भूलिएगा, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो है मैंने बात किया है कि जो आपको अच्छा लगेगा। तो कार्यकाल भी इन दोनों का समान होता है, मतलब 4 वर्ष का ही होता है। अब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर बात करें। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ये चूंकि पेन टैब वगैरह होता है तो उतना सही जो है राइटिंग आ नहीं पाती है। वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग जो है वो पहले मेडिकल स्टोर पे मैं काम करता था तो वहां से ली गई है। तो दो परिस्थितियां ऐसी हैं, दो परिस्थितियां ऐसी हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये दो कब हैं? पहला, पहली स्थिति ऐसे लिख लेते हैं, लिखिएगा जरा आप लोग, जब राष्ट्रपति अपने पद पर, इसको लिखिएगा, जब राष्ट्रपति अपने पद पर 2 से अधिक वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुका होता है। जब राष्ट्रपति अपने पद पर 2 से अधिक वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुका होता है, तब उपराष्ट्रपति यदि उसका पद ग्रहण करता है तो उपराष्ट्रपति यदि उसका पद ग्रहण करता है तो शेष अवधि के लिए वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि पहले में जो है क्या कहा कि 2 वर्ष से कम का समय बचा हो तो हमेशा, ये मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह हमेशा जब भी पद संभालेगा तो वह शेष कार्यकाल के लिए संभालेगा। मैंने इसकी तुलना आपको जो है भारत से भी करके दी थी कि भारत में जो है वह 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, उतने समय में चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो यह शेष कार्यकाल के लिए बनता है। लेकिन अंतर क्या आता है, जो 2 परिस्थितियां मैं लिख रहा हूं, कम का समय बचा हो तो नंबर 1 शेष अवधि के लिए होगा, ये तो हर हाल में होना ही होना है, ये तो आपका फिक्स है। नंबर 2 क्या होता है कि वह अगले 2 टर्म के लिए, अगले 2 पूर्ण कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। अगले 2 पूर्ण कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि वह राष्ट्रपति बनेगा तो जैसे अमेरिका में फिक्स है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह केवल अधिकतम 2 टर्म के लिए ही ले सकता है। लेकिन यहां पर ये जो है उपराष्ट्रपति के लिए भी रहेगा कि उपराष्ट्रपति अगर इसके बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े तो अगले 2 टर्म के लिए होगा। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी है, उसको भी आप समझिएगा कि अगर 2 वर्ष से अधिक का समय बचा हो कि जब वह राष्ट्रपति बना हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगी, 2 वर्ष से अधिक समय का बचा हो तो यहां पर भी पहली जो है कंडीशन तो समान रहेगी, यानी कि वह शेष अवधि के लिए ही बनेगा, वो पहले समान रहेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में जो है बच जाएगा, क्योंकि अब वह जो है 2 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति का पद रह चुका है तो वह, सॉरी ये वह गलत हो गया, वह केवल 1 पूर्ण कार्यकाल के लिए ही
वह केवल एक पूर्ण कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि वह केवल एक कार्यकाल के लिए ही जो है आगे राष्ट्रपति बनेगा। तो ये दोनों क्लियर है ना कि दोनों स्थितियों में क्या क्या हो रहा है आप लोगों को। अब इनके काम क्या है, कार्य क्या है, इस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्य, वह उपराष्ट्रपति के रूप में क्या काम करता है, इस बात के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, यह बिल्कुल समान है कि जैसे भारत का उपराष्ट्रपति उच्च सदन का, संसद की उच्च सदन का यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वही बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी सही है। वह उच्च सदन अथवा सीनेट का पदेन चेयरपर्सन होता है, सभापति होता है। वहां पर चूंकि सभापति शब्द का प्रयोग नहीं है तो इसलिए चेयरपर्सन ही लिख रहा हूं। आप भी एग्जाम में जब मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तो सीधे चेयरपर्सन शब्द डाल सकते हैं। चेयरपर्सन होता है और निर्णायक मत डालता है। ये भारत का उपराष्ट्रपति भी सेम करता है, मत डालता है। मत डालता है तो भारतीय उपराष्ट्रपति के समान ब्रैकेट में कर दीजिए। और कोई काम नहीं है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो भारतीय उपराष्ट्रपति और अमेरिकन उपराष्ट्रपति के मध्य 90% तक की समानता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का पद जो है वह अमेरिकन उपराष्ट्रपति के समतुल्य है। बस ये अंतर कितना आ जाता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल ये संभालते हैं वह शेष अवधि के लिए संभालते हैं, भारत वाला अधिकतम 6 माह के लिए संभालता है। अगला उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति के पद को हिज सुपरफ्लस, ये प्रॉपर नाउन के तौर पर ही आप लोग लीजिएगा इसको, सुपरफ्लस हाइनेस भी कहा जाता है। सुपरफ्लस हाइनेस भी कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इसको जो है आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हिज सुपरफ्लस हाइनेस, HIGHNES हाइनेस भी कहा जाता है, HIGHNESS हाइनेस भी कहा जाता है। Sir, I have sent link to my students. They will also join the class in few minutes. Sir, मैंने आपसे ग्लोअर एडिशन का जो टेस्ट पेपर होता है वो आपके द्वारा मुझे भेजे जाते हैं। हाँ, तो सही है, ठीक है। तो हिज सुपरफ्लस हाइनेस भी कहा जाता है। और विजय, मैं ये भी कहूँगा कि अगर कभी किसी दिन कोई डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी आपको रखना हो संडे वनडे में और बच्चे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए पहले से, तो मैं वो भी ज्वाइन कर लूँगा।
सर मेरे स्टूडेंट चाह रहे थे कि जो मैंने उनको सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया है अभी तक 1935 तक, हाँ। इस पे सर आपके स्टूडेंट से सर थोड़ा डिबेट हो जाए उनका सर, ये मतलब हालांकि वो कमजोर पढ़ेंगे लेकिन वो चाहते हैं सर ऐसा। नहीं, उनसे कहिए कि उस पर मुझसे डिबेट ना करें। मैं आपसे नहीं सर, हाँ। आपके कुछ एक आध दो स्टूडेंट जो हो जो हाँ। तैयार हो तो थोड़ा उनका सर वो उनको पता चलेगा वो कहाँ पर है सर। नहीं नहीं, मैं इसको और ज़्यादा बढ़िया ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ कि हम लोग जो है ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तो इसमें कुछ खास होता नहीं है। अब जैसे भारतीय संविधान की विशिष्टताओं पर जब आप लाइए, तो वहां पर आकर के मैं बोल देता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, और ठीक है सर। सभी मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। हाँ तो हम भी आप ही के स्टूडेंट्स हैं हाँ, सर। तो ये अच्छा है। मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि जो डिबेट्स और आर्गुमेंट्स हैं ये होते रहने चाहिए, तो डेफिनेटली हमको ये करना चाहिए। तो जब वो भारतीय संविधान की विशिष्टता पढ़ ले, तो अब वो क्या है ना कि एक लॉजिकल कंक्लूजन वहां पर निकालना होता है, ठीक है सर। तो वो उसको जो है डिस्कस करें। ठीक है, तो आप जब भी बिल्कुल। बोलिएगा तो हम लोग एक ऐसी गूगल मीट कर लेंगे, ओके सर। तो डेफिनेटली दे विल डिस्कस। ठीक है, ओके सर। ओके यार। अब आइए, अब चूंकि ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग बस इतना ही चर्चा करेंगे, पीछे की वीडियोस आप देखिएगा तो वहां पर जो है चर्चा हो जाएगी। अब आइए, अमेरिकी विधायिका या अमेरिकी कांग्रेस। अमेरिकी विधायिका या अमेरिकी कांग्रेस, ये इस पर जो है एक चर्चा होनी चाहिए। इसको आप अमेरिकी संसद भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि संसद को जो है हम विधायिका भी बोलते हैं, और अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मोदी जी जब कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, एक्चुअली में कांग्रेस शब्द का मतलब ही होता है संगठन। तो विधायिका जो होती है वो सर्वोच्च संगठन होती है किसी भी देश के लिए। तो कई जगहों पर इसे संसद बोला गया, कई जगहों पर इसे कांग्रेस बोला गया, तो जिसकी जैसी इच्छा रही, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो अमेरिका में संसद को ही कांग्रेस बोलते हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं है, हमारे देश में कांग्रेस एक पार्टी है। अब अमेरिकी विधायिका के बारे में अगर देखें तो सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि यह द्विसदनीय होती है। द्विसदनीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम बाइकैमरल। तो द्विसदनीय है, यहां पर भी एक सदन उच्च सदन होगा और एक सदन जो है वह निम्न सदन के रूप में होगा। तो एक उच्च सदन है और दूसरा निम्न सदन है। भारत में उच्च सदन राज्यसभा कहलाती है, यहां पर जो है क्या कहलाती है? यहां पर सीनेट कहलाती है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उपराष्ट्रपति वाले में, तो सीनेट कहलाती है। ये नाम याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस के लिहाज से बहुत जरूरी है। और निम्न सदन को यहां पर क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये हिंदी में लिखना कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है, भूल जाता है कि कहाँ पर जो है लिखना, कहाँ पर नहीं लिखना है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है मेरे साथ। रिप्रेजेंटेटिव आपकी सही है ना? रिप्रेजेंटेटिव आदत पड़ गई है। अगर भारत के साथ तुलना करें तो भारत में भी द्विसदन है, सेम बात है। भारत में उच्च सदन को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन को हम बोलेंगे राज्यसभा, और निम्न सदन को हम क्या बोलेंगे? निम्न सदन को हम बोलते हैं लोकसभा। जब कभी भी पढ़िए, पॉलिटी पढ़ने का जो फलसफा मैं समझता हूं वो ये होना चाहिए कि पॉलिटी पढ़ते समय आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, कंपैरिजंस बनाते रहिए। कंपैरेटिव जब आप इसको बनाएंगे तो इसको आप कैसे बनाएंगे? कंपैरेटिव बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के साथ तुलना कर लीजिए, आप संसद पढ़ रहे हैं तो राज्य विधानमंडल से तुलना कर लीजिए। तो एक तो वो होता है जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़िए तो उसको हाई कोर्ट के साथ तुलना करिए। इसके साथ ही जब अन्य देशों के संविधान की तुलनात्मक स्थिति पढ़नी हो तो भारत का जो है
मतलब ये बिल्कुल होना चाहिए कि जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन गाना गाते हैं तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है, अब वहां पर कोई तबला वगैरह तो लिए नजर आता नहीं है। उसी तरह से जब आप अन्य देशों का संविधान पढ़िए तो जितनी तेजी से आपके बैकग्राउंड में भारतीय संविधान बराबर बराबर चलेगा, उतना ही जबरदस्त तरीके से आपका ये तैयार होगा। तो बड़ा मजेदार होता है। अब आइए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर बात करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर यहां से शुरुआत करते हैं। जहां पर कोई स्पेलिंग वगैरह समझने में आपको दिक्कत हो, वहां पर आप मुझे जरूर बोल दीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव, तो ये जो है राज्यसभा लोकसभा के तुलनात्मक है। इसके बारे में अगर जो पहला फैक्ट मैं बताऊं तो यह दुनिया के सबसे, पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिखिएगा, यह दुनिया के सबसे शक्तिहीन अथवा कमजोर, शक्तिहीन निम्न सदनों में से एक है। यानी कि जैसे भारत में लोकसभा बहुत ताकतवर है, तो जहां पर, अच्छा इसका कारण भी क्या है, इसके कारण पर अगर बात करें, निम्न सदनों में से एक है। कारण क्या है? इसका कारण ये समझिएगा, एक अलग पेज पे मैं ले लूं कि जो शासन प्रणालियां हैं वो दो तरीके से बांटी जाती हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको अच्छे से समझिएगा। कई तरीके से बांटी जा सकती हैं, हम यहां पर दो तरीके से लेते हैं। एक है जिसको कि आप कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, और दूसरे को हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो एक तरफ हमारे सामने अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और दूसरी तरफ हमारे सामने संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि यहां पर कार्यपालिका विधायिका से अलग है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका से स्वतंत्र है। जहां पर आप में से किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आप अपना माइक ऑन करिएगा, आप बात करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको हर एक प्रश्न का जवाब डिटेल में दूंगा। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, सवाल पूछना होगा। और ये मत सोचिएगा कि आप बहुत नए नवेले स्टूडेंट हैं तो आपको जो है ये बात नहीं पूछनी चाहिए। ये बिल्कुल पूछिए, है ना। ये बड़ा मजेदार होता है, पूछना ही चाहिए। और आपको एहसास होगा कि जो बहुत पुराने चावल हैं उनको भी उतना ही आता है जितना कि आपको आता है। यहां तक कि अगर मुझको भी एग्जाम में बैठा दिया जाए तो मैं भी 100 के 100 सवाल सही नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर कार्यपालिका जो होती है विधायिका से स्वतंत्र होती है, इसलिए कार्यपालिका बहुत मजबूत होती है। और कार्यपालिका को जनता का सीधा समर्थन है, जैसे कि राष्ट्रपति को जनता का सीधा समर्थन है। इसके उलट अगर यहां पर जाइए तो यहां पर क्या स्थिति बनती है कि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं है।
कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं है। अब जब कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं है और साथ में दूसरी स्थिति यह बन जाती है कि यह जनता का सीधा समर्थन नहीं है। अब जैसे भारत में अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति क्या जनता द्वारा चुने गए? नहीं, अप्रत्यक्ष चयन है। इसके अलावा क्या प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री जो है जनता द्वारा चुना गया? तो क्या बिल्कुल नहीं साहब। यहां पर प्रधानमंत्री भी नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, मंत्री का चुनाव नहीं होता है। तो ये चयनित लोग नहीं है ना। तो ये हमेशा जो है अपने दिमाग में बना करके रखिएगा कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अब ये जनता का सीधा समर्थन इनको हासिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि विधि निर्माण के समय जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगा आपका निम्न सदन, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहां की स्थिति उलट जाती है। यहां पर जन समर्थन का दावा सीधा कार्यपालिका के पास है। इसलिए निम्न सदन की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि निम्न सदन की शक्तियां किसके पास चली गई? वो कार्यपालिका के पास चली गई। जैसे भारत में सरकार को हटाना हो तो निम्न सदन हटा सकती है, भारत में सरकार को निम्न सदन हटा सकती है, लेकिन लोकसभा हटा सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या वहां की कार्यपालिका को हटा देंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए अमेरिका में जो निम्न सदन होता है वो कमजोर हो जाता है। ये बात समझ में आई सबके? इज दैट क्लियर टू ऑल? बहुत कठिन बातें नहीं है, आसान से समझने में आने वाली हैं। तो यह दुनिया के सबसे शक्तिहीन या निम्न या निचले सदनों में से एक है। यहां पर सदस्य संख्या कितनी होती है? मैंने ब्रिटेन ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप लोगों को, वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो वहां के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। यहां पर 435 है। अब देखिए, ये जनसंख्या के अनुपात में 435 है। अब यहां से कॉन्सेप्ट और लीजिएगा, खासतौर से जो थोड़ा सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के अनुपात में होती है। अब अमेरिका की जो जनसंख्या वो भारत की जनसंख्या से बहुत कम है, लेकिन निम्न सदन के कमजोर होने के बावजूद भी निम्न सदन में 435 यानी कि भारत के लगभग बराबर है, करीबन 106-107 कम है। तो वहां पर जो प्रतिनिधियों के ऊपर जनसंख्या का अनुपात है वो भारत के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी पिछले कई सालों में। हालांकि अब जनसंख्या की वृद्धि दर में काफी गिरावट देखी जा रही है, और यह वृद्धि दर गिरावट तो इतनी हो गई है भारत में कि जितनी नहीं होनी चाहिए थी। कभी भी जनसंख्या की जो वृद्धि दर होनी चाहिए वो 2.1 होनी चाहिए, 2:1 का रेशियो मैं अक्सर करके आप लोग को पढ़ाता हूं, लेकिन भारत में ये 2.0 हो गई है। यानी कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर पहले जो है ज्यादा होने की वजह से चिंता की विषय थी, अब भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर कम होना एक चिंता का विषय बनेगा बहुत जल्दी ही। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून बन रहे हैं वह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। ये आप लोग जो है अपने अपने गुरुजी से चर्चा करिएगा कि क्यों है। तो सदस्य संख्या ये 435 है। तीसरा पॉइंट आप इसमें मेंशन करिए, इसके सदस्यों का चुनाव, इसके सदस्यों का चुनाव
कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। नोट्स बनाते रहिएगा सभी लोग, है ना, ये बाद में मिलेगा नहीं। हालांकि बाद में भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो देख करके बना सकते हैं। चौथा, जनसंख्या भिन्नता के कारण, जनसंख्या भिन्नता के कारण, ये भारत में भी ये बात लागू होगी कि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, तो जनसंख्या भिन्नता के कारण प्रत्येक राज्य से सदस्यों की संख्या अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से है, निम्न सदन से है। अगला पॉइंट जो हम लोग मेंशन करेंगे, जो अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस में, भाई वह हम लोग लेंगे सीनेट के बारे में। अब हम सीनेट के बारे में पढ़ेंगे। सीनेट हमारी राज्यसभा के समतुल्य है, उच्च सदन है, तो यह स्थायी सदन है। यह स्थायी सदन है, जैसे अपनी राज्यसभा है वैसे ये भी है। दूसरा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली उच्च सदनों में से एक है। रीजन अब तक आपकी समझ में आ गया होगा, उच्च सदनों में से एक है। अगला, इस सदन के पास साधारण विधेयक, संशोधन विधेयक, और धन विधेयक से संबंधित समान अधिकार है। अब भारत के संदर्भ में अगर तुलना करिए तो भारत में राज्यसभा के पास धन विधेयक संबंधी कोई शक्ति नहीं है। बाकी साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में वह जो है एक समान शक्ति रखता है। लेकिन सीनेट के पास धन विधेयक के बारे में भी वास्तविक शक्तियां हैं, तो यह बड़ा होता है। कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल ठीक भारत जैसा। भारत की राज्यसभा जैसा। भारत की राज्यसभा जैसा। भारत की राज्यसभा जैसा कहने का मतलब क्या है कि 6 वर्ष और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं।
तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है इनके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, मैं आपके बीच में अभी हाजिर होता हूं। सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक, ज्यादा नहीं। तब ओके, सो आई एम बैक। आगे बात करें। अब तक कहीं किसी बात को समझने में किसी को दिक्कत हुई हो? नहीं। जिन लोगों ने भारतीय संविधान को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है उनको जो है जगह जगह पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में समिति प्रणाली पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। समिति प्रणाली, भारत में भी दोनों सदनों में समितियां होती हैं, संसदीय समिति जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में ही बात करेंगे हम लोग। कमेटी सिस्टम, तो आइए इस मुद्दे पर अब चर्चा करें हम लोग। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो पहला पॉइंट लिखिएगा, यूएसए में सबसे मजबूत, यूएसए दुनिया में सबसे मजबूत, यूएसए दुनिया में सबसे मजबूत संसदीय समिति प्रणाली वाला देश है। संसदीय समिति प्रणाली वाला देश है। संसदीय समिति प्रणाली वाला देश माना जाता है। यहां तक कहा जाता है, इसके बारे में आगे लिखिएगा कि यहां तक कहा जाता है कि यूएसए की कांग्रेस, यूएसए की कांग्रेस संसदीय समितियों के माध्यम से ही काम करती है। जैसे भारत में संसदीय समितियां हैं, बहुत सारी हैं,
लेकिन वो उतनी व्यापक, उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि अमेरिका में है। संसदीय समितियों के माध्यम से ही काम करती हैं। अब अगला पॉइंट जरा बनाइएगा कि ब्रिटिश और भारतीय प्रणाली से अमेरिकी प्रणाली से अंतर। अब इस मुद्दे पर आइए बात करते हैं कि ब्रिटिश और भारतीय प्रणाली से अमेरिकी प्रणाली से क्या अंतर आ जाता है। तो इसमें लिखिए ब्रिटेन और भारत में सर्वप्रथम लिखते जाइएगा, ब्रिटेन और भारत में सर्वप्रथम विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है। पहले सदन में प्रस्तुत होगा, चाहे ऊपरी सदन में हो चाहे निचली सदन में हो। फिर सदन में प्रस्तुत होने के बाद क्या होता है, प्रथम वाचन होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है। ये जब भारतीय संसद मैंने आप लोग को पढ़ाया है तो वहां पर मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है कि प्रथम 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, 3 वाचन होते हैं। तो इसमें से जो है ये प्रथम वाचन के बाद प्रथम वाचन हो जाता है और प्रथम वाचन के बाद फिर द्वितीय वाचन होता है और द्वितीय वाचन के बाद अगर कोई समस्या आती है तब संसदीय समिति को जाता है, जाती है। हालांकि ब्रिटेन में कई बार यह भी देखा गया है कि प्रथम वाचन के बाद संसदीय समिति को भेज दें, लेकिन भारत में संसदीय समिति का जो क्रम लगता है वो द्वितीय वाचन के बाद लगता है। यही स्थिति अमेरिका में भी बनती है। अमेरिका में जो है इसी स्थिति को हम कैसे कहेंगे, अमेरिका में क्या कंडीशन बनती है, अमेरिका में अगर विधेयक आया तो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और मतलब कि सदन में इसको रखा गया और कई बार बगैर कोई वाचन किए, प्रथम वाचन भी नहीं किया, कई बार बिना पढ़े ही, पढ़ना ही वाचन कहलाता है, बिना पढ़े या वाचन किए समिति के पास चली जाती है। ये अमेरिका की प्रणाली है। तो इससे अमेरिका की जो संसदीय प्रणाली है, समितीय प्रणाली है, उस पर जो है आपको काफी बेहतर नॉलेज मिलेगा। अब इसी तरह से अमेरिका की प्रणाली को समझने के लिए मैं आप लोग को एक शब्द और देता हूं, इसको कहते हैं पिजन होल। क्या शब्द देते हैं, पिजन होल। पिजन होल मतलब कबूतर का जो छेद होता है जिसमें कबूतर वगैरह घुस के रहते हैं, है ना, इसको आप लिखिए पिजन होल। तो पिजन होल की कंडीशन क्या है, यहां पर ये क्यों कहा जाता है, तो यूएसए में क्या होता है
कि समिति के स्तर पर ही विधेयक जो है समाप्त किए जा सकते हैं। विधेयक समाप्त किए जा सकते हैं। तो समिति के स्तर पर ही अगर आप विधेयक समाप्त कर दीजिए तो इसी को जो है पीजन होल या पीजन होलिंग शब्द भी दिया जाता है। विधायक को समिति के स्तर पर समाप्त करने को पीजन होलिंग भी शब्द दिया जा सकता है ना। एक आप ऐसे भी लिख लीजिए कि इसको पीजन होलिंग शब्द भी दिया जा सकता है। विधेयक का समाप्त किए जाने की प्रक्रिया पीजन होलिंग कहलाएगी और समाप्त करने की जो ये प्रॉपर नाउन के तौर पर अगर आप जाएंगे तो ये पीजन होल है आपका। तो ये जो है क्लियर है पॉइंट पीजन होल को। तो किस तरह से भारतीय संसदीय प्रणाली और अमेरिकन संसदीय प्रणाली में जो है ये अंतर किया जाता है, ये हमेशा यह ध्यान में रखिएगा। इस तरह के शब्द जो है कई बार दिक्कत पैदा कर देते हैं। आगे जरा लिखिए, केंद्रीय स्तर पर अगला जो है पॉइंट बनाइएगा हेडिंग, केंद्रीय स्तर पर प्रतिनिधि निकायों की अवधि। प्रतिनिधि निकायों की अवधि, ठीक है। अगर हम कहें कि यूएसए में दोनों सदन स्थायी सदन है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों जो है स्थायी सदन है। अब इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है यहां पर फिक्स तारीख को ही सब कुछ समाप्त होता है। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त होगा, 20 जनवरी को। उसी तरह से सदस्यों का कार्यकाल कब समाप्त होगा, 3 जनवरी को। समाप्त होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में तारीख नहीं है, यहां पर पन्ना और मुल्ला से जो है मुहूर्त दिखवा करके सब जो है शपथ वपथ ग्रहण करते हैं। सोचिए, तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है कि सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 जनवरी को जो है समाप्त होता है। अगर भारत के में देखें तो भारत में क्या होता है कि भारत का जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका कार्यकाल जो होता है वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं, लोकसभा का कार्यकाल यह 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो आपका लोकसभा है वो आपातकाल के दौरान एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। या समय से पहले भी अगर इसको भंग किया जा सकता है। तो ये यहां पर जो है काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो है अगर देखेंगे तो कई बार जो है, जैसे एक बार क्या हुआ था कि 2004 का जब इलेक्शन होना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का कार्यकाल 6 महीने अभी बचा हुआ था। 5 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया हुआ था और 6 महीने का कार्यकाल अभी उनका बचा हुआ था। उन्होंने उस बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के बजाय उनको यह लगा कि बाकी पार्टियां जब तक तैयारी करेंगी, उन्होंने जो है लोकसभा को भंग करा करके तुरंत चुनाव करा दिया। तो सत्तारूढ़ दल अगर चाहते हैं तो अपने फायदे के लिए समय से पहले भी भंग करा सकते हैं, या फिर लोकसभा में बहुमत खो देने के बावजूद भी जो है लोकसभा पहले भंग हो जाएगी। अमेरिका में साहब तय है कि अमेरिका में जो है ये कार्यकाल फिक्स है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो सदस्य है उसका कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का होता है और 2-2 साल के बाद वह चुना जा सकता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल कितना होता है, इसके मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का, है ना, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये इतना फिक्स है, लेकिन सदन को पूरी तरह से निलंबित नहीं, भंग नहीं किया जा सकता है, ना ऊपर को ना नीचे को। तो ये यहां पर जो है बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शक्ति के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली, और इसको चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली। नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, यह जो है दोनों जगहों पर सेम है, भारत में भी है और अमेरिका में भी है। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल जो है ये ऐसे डिवाइडेड है जैसे कि दोनों एक दूसरे को कभी छुए ना, छुआछूत की बीमारी है। भारत में इतना कठोर विभाजन नहीं है। भारत में यह है कि कभी हम आपके घर आ जाएंगे, कभी आप हमारे घर आ जाइए। पृथक्करण का जब सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो यह जो है किसके बीच में है, ये विधायिका, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका के मध्य का विभाजन है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का विभाजन है। तो ये 3 तरीके से जो है इनके बीच में जो है संबंध। अब भारत में क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो पूरी तरह से अलग हैं। अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्कृत रहेगी। और बाद में यहां तक भारत में हुआ कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथक्करण है उसे संविधान का मूलभूत ढांचा बता दिया। और संविधान का मूलभूत ढांचा बताने के बाद जो भारतीय संसद ने 99वां संविधान संशोधन पारित किया था, द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड व्हाट वाज द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 99वां संविधान संशोधन क्या था, आप में से कोई बताएगा? NJAC, या दैट्स वेरी एग्जैक्टली NJAC। ये क्या था? NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 99वां संविधान संशोधन। इसको जो है न्यायपालिका ने संसद के विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से पारित इस विधेयक को खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद क्या बोला?
कहा कि ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका से पूरी तरह से अलग है, लेकिन तो भी न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से गाहे बेगाहे विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर जाती है। जैसे कि अभी कल न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी और उस न्यूज़ का जो है मजमून ये था कि न्यायपालिका कह रही थी कि संसद में जो है वो विवाद होता है और विवाद के कारण जो है कामकाज पूरे नहीं हो पाते हैं। मैंने अपना माथा पीट लिया, मैंने कहा कि कौन मूर्ख जो है इस सर्वोच्च न्यायालय के जो है जजों को पढ़ाया होगा, कहां से ये सब जो है इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ये डिसीजन इतना अंदर से इरिटेशन पैदा किया। पहली चीज तो इन गधों को ये पता होना चाहिए, और ये अगर अवमानना वगैरह करना चाहते हैं तो कर लें, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भी कुछ नाम हो जाएगा। इन मूर्खों को यह पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए कि संसद का काम बिल पास करना नहीं है, संसद का काम बहस करना है। और बहस तभी संभव है कि जब दोनों पक्ष करना चाहें, और यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जितना प्रचंड बहुमत उतनी विनम्र सरकार होनी चाहिए कि वह विपक्ष को पूरी आवाज दे। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि लंबे समय से भारत में सत्ता पक्ष इतने घमंड में चलता है कि वह विपक्ष को जगह नहीं दे रहा है। विपक्ष, संसद बिल पास करने की मशीन नहीं हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि खुद न्यायपालिका यह बताए, वो भी जो है जनता के पैसे से ही चलती है। सर्वोच्च न्यायालय भी चलता है, उच्च न्यायालय भी चलता है। 500 साल लग जाते हैं साहब एक एक निर्णय देने में। राम जन्मभूमि का निर्णय इतने लंबे समय पर आया, छोटा सा छोटा मुकदमा यहां पर औसतन 20 साल चल जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो कि बाल यौन शोषण के संदर्भ में बनाए गए हैं, वो भी अपने निर्धारित समय से, जिनका कि टाइम फिक्स कर दिया गया है कानून बना करके, वह भी अपने समय से ज्यादा समय लेते हैं। क्या वहां पर जो है समय, पैसा और संसाधन की दुर्गति नहीं है? तो न्यायपालिका जब चाटुकार हो जाती है, जब न्यायपालिका जस्टिस लोया की मौत को देख करके डर जाती है, जब न्यायपालिका रंजन गोगोई को देख करके लालच में पड़ जाती है, तब न्यायपालिका अपनी मर्यादा और अपनी नैतिकता का त्याग करके इस तरह के ही निर्णय देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश में। आई एम गेटिंग सम कमेंट्स। न्यायपालिका में भी आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। बिल्कुल, न्यायपालिका में जो है ये मुद्दा जो है बड़े पैमाने पर उठा है कि न्यायपालिका में आंतरिक लोकतंत्र की बड़े पैमाने पर कमी है। लेकिन अब भारत में, चलिए न्यायपालिका को कितना हम कोसें, ठीक है ना, बाकी जो है बातें आप दामिनी फिल्म में सनी देओल से सुन लीजिएगा, तारीख पे तारीख। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका के मध्य का संबंध देखें तो भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण वैसा नहीं है। यहां पर पृथक्करण नहीं है, जबकि यहां पर पृथक्करण है। लेकिन अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में तीनों अलग अलग हैं। अमेरिका में तीनों के बीच में अंतर किया गया है। अब यहीं पर जो है सवाल उठता है कि मैं आप लोगों से कहूं, जरा एक बात लिखिए, आप लोग एक लाइन लिखिए तो बहुत खूबसूरत सी। आप लोग को लग रहा चाहिए कि आप लोग आईएएस के स्टूडेंट हैं। कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत किसने किया था? पन्ना। कहां से मिलता है हम लोगों को? या प्रारंभ कौन से लोग हैं? फ्रांस।
हाँ जी विजय। फ्रांस है सर। नहीं नहीं, मैं दार्शनिकों की बात कर रहा हूं। पृथक्करण की सर शुरुआत ये मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू सर। लॉक। और मॉन्टेस्क्यू का नाम अगर आप ले तो मैं भी ले लेता हूं। मॉन्टेस्क्यू ने इसे लोकप्रिय बनाया। पर यह इसमें कोई संदेह नहीं है कि फ्रांस से इसका प्रारंभ हुआ है, क्योंकि फ्रांस में पहली बार जो है संविधान बनना शुरू हुआ, गणतंत्र की शुरुआत हुई तो वहां से हुआ है। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने इसे लोकप्रिय बनाया। पृथक्करण का मतलब क्या है कि भारत में जैसे क्या है कि भारत में खिचड़ी राष्ट्रीय भोज है, तो भारत में दाल चावल एक ही में मिला दिया। अब दाल को समझ लीजिए कार्यपालिका, चावल को समझ लीजिए विधायिका। लेकिन कई देशों में इस दाल चावल को अलग अलग पकाया जाता है, तो मॉन्टेस्क्यू ने इसे लोकप्रिय बनाया। ये दोनों ही 18वीं सदी के दार्शनिक हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला जो है पॉइंट जो आपको समझना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज में मैं जाऊंगा कि शक्तियों या कार्यों का पृथक्करण क्यों होना चाहिए। यह पृथक्करण आपको क्यों मिलना चाहिए, इस प्रश्न का अगर जवाब दीजिए तो कैसे करेंगे। लिखिए मॉन्टेस्क्यू के अनुसार, इसका पहला पॉइंट लिखिएगा मॉन्टेस्क्यू। अच्छा, ये इतना सब कठिन कठिन नाम क्यों रखते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आता है। जैसे विजय, आशीष, राम मोहन, सोहन हो गया, सुनील हो गया, ये सब नाम ठीक है, ये टंग ट्विस्टर रख देते हैं सब। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित नहीं होती, स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित नहीं होती जब तक कि शक्तियों का पृथक्करण न किया गया हो, जब तक कि शक्तियों का पृथक्करण न किया गया हो। नंबर 2 पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट इसमें ऐड कीजिए। सभी लोकतांत्रिक देशों में, सभी लोकतांत्रिक देशों में सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सभी लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका के साथ शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका के साथ शक्तियों का पृथक्करण एक सार्वभौमिक विशेषता है, एक सार्वभौमिक विशेषता है। ब्रैकेट में जरा लिखिएगा, ब्रिटेन इसका पूर्ण अपवाद है, ब्रिटेन इसका पूर्ण अपवाद है, यानी कि ब्रिटेन में शक्तियों का पृथक्करण बिल्कुल नहीं मिलता है, ब्रिटेन इसका पूर्ण अपवाद है। नंबर 3 पॉइंट इसमें डालिएगा, नंबर 3 पॉइंट, शासन की राष्ट्रपति प्रणाली में, शासन की राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार के तीनों अंगों के बीच, सरकार के तीनों अंगों के बीच, सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में विधायी और कार्यकारी शक्तियों, विधायी और कार्यकारी शक्तियों का आपस में
संयोग होता है, आपस में संयोग होता है, यानी मिल जाते हैं। कार्यपालिका विधायिका के कब्जे में आ जाती है। सैद्धांतिक रूप से संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण में रहती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या होता है, व्यवहारिक रूप से विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में होती है। तो ये जब मैंने आप लोग को संसद पढ़ाया है तो मैंने इसको डिटेल से बताया है। जिसे कोई डाउट रहेगा वो पूछता रहेगा, ठीक है। अब अगली हेडिंग बनाइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण। मैं यहां पर भारत और अमेरिका को अलग अलग कर दूंगा। संयुक्त राज्य, अगली हेडिंग बनाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण। जरा देखते हैं यहां पर क्या स्थिति है। शक्तियों का पृथक्करण क्या स्थिति है साहब? यूएसए का संविधान, पहला पॉइंट बनाइएगा, यूएसए का संविधान थोड़ा पूरा बजा दिए होते यार, अच्छा लगता। यूएसए का संविधान मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक द्वारा प्रस्तावित, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक द्वारा प्रस्तावित शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का, मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तावित शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का पूरी कठोरता से पालन करता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का पूरी कठोरता से पालन करता है। यूएसए में अगला पॉइंट बनाइएगा, यूएसए में शासन के तीनों अंगों के कार्य, यूएसए में शासन के तीनों अंगों के कार्य पूरी तरह से पृथक हैं। अब याद रखिएगा, मेंस में कभी भी यूएसए मत लिखिएगा, या तो संयुक्त राज्य अमेरिका लिखिए या ज्यादा समझदारी होगी कि आप केवल अमेरिका लिख दीजिए। एक दो जगह संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा लिखिएगा, यूएसए यानी कि इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स मेंस में कभी भी नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। तो अगला लिखिएगा, सरकार के सभी तीनों अंगों के कार्य, सरकार के सभी तीनों अंगों के कार्य पृथक हैं। अगला पॉइंट बनाइएगा, तीनों अंगों के कार्य पृथक है। अगला पॉइंट बनाइएगा, विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। अगला पॉइंट बनाइएगा, विधायिका का कोई भी सदस्य, विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है। विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी कि कोई भी सांसद मंत्री नहीं बन सकता। भारत में सांसद ही मंत्री बनेगा, लेकिन वहां पर सांसद का मंत्री होना जरूरी नहीं, मतलब नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट नियम अमेरिका के संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन पिछले 200 सालों से इस परंपरा का बड़ी कठोरता से पालन किया गया है।
ये हमेशा याद रखिएगा। विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है। अब यहां पर लिखिएगा, कांग्रेस कानून बनाती है, कांग्रेस कानून बनाती है, राष्ट्रपति कानून लागू करवाते हैं, राष्ट्रपति कानून लागू करवाते हैं, और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। राष्ट्रपति को, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति का मतलब क्या है कि न खेलूंगा न खेलने दूंगा, केवल खेल बिगाड़ूंगा। यानी कि कानून बनाने की शक्ति नहीं है, लेकिन बने हुआ कानून, कांग्रेस कानून बनाएगा तो उसको रद्द कर सकते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। शायद जो मैंने पहला या दूसरा अमेरिकी संविधान का जो है वीडियो बनाया है, लेक्चर लिया है मैंने, वीडियो क्या बनाता हूं, तो प्रॉपर लेक्चर लेता हूं क्लास की तरह। तो उस लेक्चर में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की तुलना भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के साथ मैंने की है। तो आपको जो है थोड़ा पीछे जाकर के फर्स्ट सेकंड पहले से देखना पड़ेगा आपको, अगर अब तक नहीं देखा तो राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। हालांकि कार्यपालिका के आदेश जो है जारी करने की शक्ति है इनके पास। आप केवल इतना लिखिएगा कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार अमेरिका में नियंत्रण और संतुलन बनाया जाता है। नियंत्रण और संतुलन कैसे बनाया? इस प्रकार अमेरिका में नियंत्रण और संतुलन बनाया जाता है। कैसे लागू होता है? तो जब यहां की विधायिका को क्या बोलेंगे हम? कांग्रेस। विधायिका या कांग्रेस जब विधि निर्माण करती है, विधि निर्माण करेगी तो इसके साथ दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि राष्ट्रपति इसको वीटो कर सकते हैं, राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं, इसलिए राष्ट्रपति उसको नियंत्रित करते हैं वीटो शक्ति के जरिए। एक बार फिर से याद कर लीजिए, 4 तरह की वीटो शक्ति है, ए, क्यू, एस, पी। ए फॉर एब्सोल्यूट वीटो, क्यू फॉर क्वालिफाइड वीटो, एस फॉर सस्पेंसिव वीटो एंड पी फॉर पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो को हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में इसको लिखेंगे हम आत्यंतिक वीटो, आत्यंतिक पूरी तरह से। क्वालिफाइड को हम लोग लिखते हैं विशेष वीटो हिंदी में। सस्पेंसिव को हम निलंबनकारी वीटो लिखते हैं, और पॉकेट वीटो को हम क्या लिखते हैं? जेबी वीटो। तो ये 4 प्रकार के। भारत के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होती है। और एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग भी भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ये यहां पर महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में अपनी मर्जी से कर सकता है, सॉरी अमेरिका में अपनी मर्जी से करेगा। निलंबनकारी एक ही बार भेज सकता है, और पॉकेट वीटो तो चाहे जब तक रख ले।
दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जिसे अगर आप यहां पर देखिए कि न्यायपालिका व्याख्या करेगा, न्यायपालिका व्याख्या करता है और व्याख्या के दौरान असंवैधानिक होने पर खारिज कर देगा। यानी कि कांग्रेस अगर कोई कानून बनाएगी तो उसे दो तरफा खतरा है, असंवैधानिक होने पर खारिज कर देगा। इसी प्रकार से अगर आगे आप इस पॉइंट को समझने चाहिए कि अगर राष्ट्रपति मान लीजिए, चूंकि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में वास्तविक रूप से होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कानून लागू करवा सकते हैं। दूसरा, नीति को मंजूरी देते हैं, कोई नीति को मंजूरी दे सकते हैं जो इनकी। तीसरा, ये क्या कर सकते हैं, ये कई तरह की नियुक्तियां करते हैं जो शुरू में बताया गया है, जैसे मंत्री वगैरह की। अब इस संदर्भ में फिर एक बार शक्तियां प्राप्त हैं, किसको हैं, अब विधायिका की बारी आएगी, कांग्रेस की बारी आएगी। कांग्रेस क्या करेगी, राष्ट्रपति के कार्यों को मंजूरी देना होता है कि राष्ट्रपति जो कुछ भी प्रपोज करेंगे, चाहे कोई नियुक्ति हो जाए, किसी नीति की मंजूरी हो जाए, तो राष्ट्रपति के कार्यों को मंजूरी दी जाती है। यानी कि तुम हमारी टांग खींचोगे तो हम तुम्हारी खींचेंगे। एक और काम होता है, महाभियोग की प्रक्रिया होती है, हालांकि कठिन है लेकिन होता रहता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भी चलती है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाइए तो न्यायपालिका समीक्षा कर सकता है, तीनों कामों की समीक्षा कर देगा और असंवैधानिक होने पर उन्हें खारिज भी कर देगा। तो यहां पर राष्ट्रपति के ऊपर भी दोहरा दबाव है, नियंत्रण है। इसी तरह से न्यायपालिका के बारे में अगर ले लें तो न्यायपालिका के संदर्भ में नियुक्तियां कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। उन नियुक्तियों को मंजूरी कौन देगा, तो उनको मंजूरी जो है विधायिका देती है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका में उनके सदस्यों की संख्या आदि को निर्धारित करने का काम भी जो है विधायिका और राष्ट्रपति मिलकर के करेंगे। राष्ट्रपति प्रपोज करेंगे, विधायिका जो है उसको आगे बढ़ाएगी, या विधायिका अगर करती है तो फिर राष्ट्रपति उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे की जो है टांग खींचने पर आमादा रहते हैं। तो इस तरह से नियंत्रण और संतुलन की शक्ति बनती है। भारत के संदर्भ में यही चीज कैसी होती है, अगला पॉइंट बनाइएगा। भारत के संदर्भ में यही काम कैसे होगा, इसको लीजिए। सैद्धांतिक तौर पर लिखेगा, पहला पॉइंट लिखेगा, सैद्धांतिक तौर पर हम लोग यह कह सकते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर हम लोग यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करता है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करता है। परंतु व्यवहारिक तौर पर यह सिद्धांत कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य ही है। परंतु व्यवहारिक तौर पर यह सिद्धांत कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य ही है। नंबर 2, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में
वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद को दोहरी शक्ति प्राप्त है। मंत्रिपरिषद को दोहरी शक्ति प्राप्त है, यह दोहरी शक्ति यहां पर प्राप्त है। और दोहरी शक्ति किस रूप में प्राप्त है मंत्रिपरिषद को? कार्यपालिका के रूप में कानून को लागू करवाने की, कानून को लागू करवाने की, और विधायिका के रूप में विधि निर्माण के लिए, कानून बनाने की भी शक्ति है। तो यहां पर जो है कार्यपालिका, जो वास्तविक कार्यपालिका है, उसको दोनों शक्ति प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि भारत में अगर राष्ट्रपति को भी ले लें तो भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी औपचारिक हिस्से लेकिन प्रमुख है, और वह विधायिका का भी अंग है, वह संसद का भी जो है अवियोज्य अंग है, निकाल नहीं सकते आप उसको। तो इस तरह से भारत में भी ये दोनों स्थिति आपको देखने को मिलती है। भारत में ये दोनों स्थिति आपको देखने मिलती है, दोहरी शक्ति है। लेकिन अमेरिका में इस तरह की दोहरी शक्ति नहीं है। वहां पर कार्यपालिका कार्यपालिका का काम करेगी, विधायिका विधायिका का काम करेगी, सबका काम बांटा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बच जाता है मौलिक अधिकार, पर यह बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे लगता है कि मौलिक अधिकार अब मैं आप लोगों को 4 तारीख से शुरू करूंगा और तभी खत्म करूंगा। इस बीच में इस पार्ट को नहीं लूंगा। 4 तारीख को जो है मैं अगला जो है क्लास लूंगा। इस संदर्भ में सुबह के टाइम लूंगा, आप लोग को पहले से बता दूंगा, और तब जो है मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग जो है करके दूंगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। शाम को PSIR की क्लास होगी, थोड़ी लंबी क्लास होगी, मैराथन क्लास जैसी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं इस बीच में जो है लंबित हैं, उनको जो है तेजी से मैं निपटाने की कोशिश करूंगा। तो PSIR जिनका ऑप्शनल है वो मिल सकते हैं। ओके सर। फिलॉसफी ऑप्शनल अगर किसी का भी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे विजय, आपके यहाँ ज्यादातर बच्चों के ऑप्शनल क्या है? सर यहाँ ऑप्शनल का सर कोई सिस्टम ही नहीं है सर MP में। सर MP में ऑप्शनल ही नहीं है? नहीं सर। तब तो बहुत बढ़िया है, बच्चे जो बहुत खुश होंगे। सारी चीजों को उसी के अंदर कर दिया गया है सर, पेपर के रूप में ही सर। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, बस। अच्छा, GS ही है सारा? हाँ सर, GS सर 3 है। एक सर फिर वो है क्या बोलते हैं 4th पेपर इथिक्स, और एक 5th पेपर हिंदी, और लास्ट वाला सर ऐसे। हाँ, तो मतलब वही हो गया, GS ही हम लोग इसको मोटे तौर पर कहते हैं। हाँ बिल्कुल सर। चलो तब तो कोई बढ़िया है। ओके गाइस, ओके सर, थैंक यू।